हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये फर्स्ट यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी में कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? हमारे आसपास जितने भी जीवित प्राणी हैं उस सबको हम एक कैटेगरीज में कि वो आसपास हमारे क्या कहलाया जा रहा है, लिविंग वर्ल्ड कहलाया जा रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव को लिविंग कहने के लिए हम आसपास कुर्सी, मेज, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब देख रहे हैं। तो हम किन आधारों पर चेयर टेबल को प्लांट और एनिमल से अलग कर रहे हैं? तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट, अलग बना रहे हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना, इंक्रीज होना। किस चीज में इंक्रीज होना? या तो इंडिविजुअल मतलब नंबर में बढ़ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है एक से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, 5, 6, ये जो नंबर बढ़ रहा है, या हम कहें इंक्रीज इन मास। मास जैसे हम छोटा बच्चा होता है फिर धीरे धीरे वो अपनी हाइट बढ़ा रहा है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं और उसका वेट भी बढ़ रहा है। तो ये चीज हम क्या कहेंगे? ग्रोथ। तो ग्रोथ में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? नंबर, दूसरा क्या है? मास। तो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ कैसे हुई? इट अकर बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, तो ये प्रोसेस हमारा किस में इन्वॉल्व है? ग्रोथ में इन्वॉल्व है। तो ग्रोथ हम देखते हैं हर किसी ऑर्गेनिज्म में होती है। इट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? वो जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। जबकि दूसरे क्या है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, वो जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। तो ग्रोथ हम दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करें, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या करेगा? ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? इंक्रीज इन नंबर की फॉर्म में। जैसे मान लो ये एक सेल है, इसमें ग्रोथ हुई तो क्या हो गए? 2 सेल बन गए। ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं हमारी हाइट बढ़ती है जब हम बच्चे होते हैं, फिर हमारी हाइट इंक्रीज होती रहती है, या हम कहें हमारा मास, हमारा वेट इंक्रीज होता है। तो हम ये सब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? तो ग्रोथ किसका कैरेक्टर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या आप अपने आसपास ऐसी कोई चीज देख रहे हो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो बढ़ रही है? हाँ, जैसे कि हमारे पहाड़, माउंटेन्स हो गई, हमारी सैंड ड्यूज हो गए, जो दलदली इलाके हैं, वो अपना धीरे धीरे या तो साइज बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं, है ना? तो ये चीजें भी क्या है? बढ़ रही हैं। बढ़ना इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। मतलब ग्रोथ के हिसाब से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं नॉन लिविंग चीजें भी बढ़ रही हैं। ठीक है। तो डिफाइनिंग नहीं है, मतलब उसका आधार नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नो डाउट कैरेक्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ, बढ़ना, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब 2 ऐसे मेन फीचर्स बताओ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है
टेल टू मेन फीचर्स विच डेफिनेटली डिफाइंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम ग्रोथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है या दूसरा फीचर है जिसके बेसिस पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर रहे हैं, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन करना। इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। बच्चों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था जनन का या रिप्रोडक्शन का, उसमें हमने देखा था एक कोशिका जीव कैसे डिवाइड करते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करते हैं। फिर हमने छोटी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि भाई हायर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो किसी तरह का भी जीव हो, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलर हो, मल्टीसेलुलर हो, उनमें रिप्रोडक्शन होती ही होती है, वो जनन करते ही हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो ये क्या है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, 2 सेल बना रहा है, फिर 2 से क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। लेकिन यही बात अभी हमने किसमें करी थी? ग्रोथ। उनकी ग्रोथ भी कैसे हो रही है? बाय इंक्रीज इन नंबर। तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को भी ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या देख रहे हैं? इट्स सेड टू बी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। यहाँ पर एक कोशिका से 2 कोशिका बनना ग्रोथ भी कहलाया जा रहा है और रिप्रोडक्शन भी कहलाया जा रहा है ना। तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं वहां पर वो ग्रोथ कैटेगरी में डालें या हम रिप्रोडक्शन की कैटेगरीज में डालें। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जितने भी जीव होते हैं वो क्या है? रिप्रोड्यूस करते ही करते हैं। क्या अपने आसपास ऐसे जीव देख रहे हो जो रिप्रोडक्शन नहीं करते? जैसे आपकी मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी बी होती है, उसमें 3 तरह की बीज आपने छोटे 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें 3 तरह की बीज होती हैं। उनमें से जो वर्कर्स होते हैं, जो शहद इकट्ठा करके लाते हैं, दे नेवर रिप्रोड्यूस, है ना। तो रिप्रोडक्शन सब ऑर्गेनिज्म में हम एक्सेप्शन के साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होती नहीं है। जैसे सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मूल्स, बीज, वर्कर्स, दे नेवर रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमारी मेन प्रॉपर्टी नहीं बनती लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नो डाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन है। हमारी लाइफ को कंटिन्यू बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देख पा रहे हैं अपने आसपास जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है आपकी करेक्ट फीचर या करेक्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर जो भी चीजें बन रही हैं या टूट रही हैं, जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनका जोड़ क्या कहलाया जाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाया जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में हम 2 तरह की चीजें पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें बन भी रही होंगी और कुछ चीजें टूट भी रही होंगी। तो बनने वाली चीजों को, बनने वाला प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? एनाबॉलिज्म। और टूटने वाला प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? कैटाबॉलिज्म। तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये 2 प्रोसेसेस जरूर दिखाता है। मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमने फूड लिया, तो हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में वो चीजें एंजाइम की हेल्प से टूट रही हैं। जाके टूट जाना क्या कहलाया जाएगा? कैटाबॉलिज्म। तो हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन फिर हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। जैसे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ते थे, हमने ऑक्सीजन अंदर लेकर जाई, लंग्स में पहुंचते ही वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही थी? ब्लड के साथ जुड़ रही थी। तो वहां पर ज्वाइनिंग हो गई, कोई नई चीज बनी, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? एनाबॉलिज्म में डालेंगे। तो हमारे शरीर में कुछ जगहों पर कैटाबॉलिज्म हो रही है, कुछ जगहों पर एनाबॉलिज्म हो रही है। तो ये तो हम अपने से
कोरिलेट कर कर बता रहे हैं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड ले रहा है, जो अपने आप को ग्रो करा रहा है, अपने आप को सरवाइव कराना चाहता है, तो ये दो प्रोसेसेस उसके अंदर जरूर हो रहे होंगे। या तो चीजें बन भी रही होंगी या चीजें टूट भी रही होंगी। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा करेक्टर है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि भले ही ऑर्गेनिज्म साइज में ना बढ़े, भले ही ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड ना हो, लेकिन उसके अंदर हर तरह की रासायनिक क्रियाएं जरूर हो रही होंगी। तो मेटाबॉलिज्म पहला फीचर है हमारा जो डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फोर्थ हमारा फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? महसूस करना। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? महसूस करना। तो कॉन्शियसनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड सेंसेस, कि बाहर के पर्यावरण के इफेक्ट से हम अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम अपनी आंखों को खोल रहे हैं, डर रहे हैं, है ना? या हमें सुई चुभती है तो हम अपना हाथ हटा रहे हैं। ये जो सेंसेस हैं, हमें जब ठंड लगती है तो हमारे जो बॉडी पर हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, इन सबको हम एक कैटेगरी में डालते हैं कॉन्शियसनेस, कि हम बाहर की एनवायरमेंट की वजह से जो प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। हम आंखों से देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, या हमारी बॉडी पर जो स्किन है वो महसूस करवा रही है हमें। तो ये जो इफेक्ट है ये हर ऑर्गेनिज्म दिखाता है, वो बाहर की प्रतिक्रियाएं दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बीज बोया, बीज बोते ही क्या होगा? प्लांट जो बीज है वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो वो सारा कहाँ से ले रहा है? एनवायरमेंट से ले रहा है। एनवायरमेंट से लेते हुए वो क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है? ऊपर की तरफ तना बनाना शुरू कर देता है और नीचे की तरफ जड़ बनाना शुरू करता है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है वो या एनिमल है, वो बाहर की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस भी क्या है? एक हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कहें ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। यही वो ऐसे जीव हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर्ड हैं। अवेयर्ड क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वेल डेवलप ब्रेन बना है, हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है वो, ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम ही अवेयर्ड ऑर्गेनिज्म है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं हमारी जिनको हम डिफाइनिंग कैटेगरीज में डालते हैं। नो डाउट ये चारों के चारों फीचर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भिन्न करता है, अलग करता है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं टू बेसिक फीचर्स क्या हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। टू बेसिक फीचर क्या है? दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब उनमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। अब आप कहोगे एक कोशिका जीव में तो सिर्फ एक कोशिका है, एक ही सेल है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? नहीं। अब सेल के अंदर क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन भी होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी हैं, उन ऑर्गेनेलीज में तरह तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल, सिंपल चीज हम क्या पढ़ते हैं? एटम पढ़ते हैं, कार्बन हो गया जैसे, या हाइड्रोजन हो गया। लेकिन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे जुड़कर क्या है? बड़ी से बड़ी चीजें बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, फैट्स बना रहे हैं। तो हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड और जटिल ऑर्गेनिज्म है ना? हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी।
ऑफ वन और मोर सेल। अगर हम एक कोशिका की बात करें तो उनके अंदर भी बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन और भी जटिल है, अभी हम देखेंगे। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ऑर्गेनेलीज है, जो अलग अलग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो बेसिक फीचर क्या हुआ, हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यहां पर हम लिखते हैं मल्टी सेलुलर। ये चीज हमने किसमें देखी, सेल हैव न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ये हम किसकी बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर की तरह तरह के आपके उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स हैं, फैट्स की फॉर्म्स हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल एक सेल है तो वो सिंपल है, नो, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड है। वो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोटीन फैट्स के साथ, तो सब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें प्रेजेंट है। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे एक जीव है जो हमारा, हम जैसे हम अपनी बात करें, हम एक जीव हैं, हम किससे बने हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, है ना। उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन के सिस्टम है, जैसे मस्कुलर हो गया, आपका नर्वस हो गया। तो ये सारे सिस्टम्स हैं हमारे। ठीक है, अब एक सिस्टम, जैसे हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़कर क्या बना रहे हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, है ना। अब ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है, बहुत सारे ऑर्गन्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ऑर्गन्स। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ हो गया, फिर ओसोफेगस हो गई, फिर आपका स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसको असेसर करते हैं, जैसे लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। स्टमक एक अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है। तो एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना होता है। अब एक ऑर्गन, जैसे मैं कहूं हमारा स्टमक किससे बना हुआ है, बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे वहां पर डिटेल करेंगे कि हमारे स्टमक में कितनी तरह के सेल्स हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, बाहर की कवरिंग बना रहा है, फिर अंदर वाले टिश्यूज कोई और तरीके के हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना होता है, एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से बना होता है, और एक टिश्यू किससे बना होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है। तो हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। हमारी सबसे छोटी इकाई जीवन की क्या है, सेल। बहुत सारे सेल बने तो क्या बन गया, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, हम फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जैसे हम अपने आसपास प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको देखते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर क्या हुआ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल है। दूसरा है, अभी हमने कॉन्शियसनेस की बात करी थी, है ना, हम बाहर से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इट एक्वायर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से एनर्जी लेता है और उसको किस चीज के लिए यूज करता है, फॉर आवर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, है ना। तो हम बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे हम बात करें एनर्जी की बात, हम कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स हम खा रहे हैं, है ना, उसको हमने किस चीज के लिया, किस चीज के लिए लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर उस खाने को डाइजेस्ट कराया। उसका पर्पस क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी बन जाए, और वो एनर्जी हम अपने बॉडी में तरह तरह के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व कर सकते हैं, चीजों को बनाने में, चीजों को तोड़ने में। तो अल्टीमेटली वो कहां पर यूज हो गया, फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हो गया। तो ये दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं हम, और दूसरा बाहर के प्रति हम क्या हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है बच्चे, कि राइट 4 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो आप सिंपल पॉइंट्स में लिखोगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता, वेरिएशन। हम अपने आसपास तरह तरह के जीव देखते हैं जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम देखकर नहीं बताते, बस हमें ये पता है ये कीड़े हैं, है ना, इंसेक्ट्स हैं वो। लेकिन बायोलॉजी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो आपने आसपास इतनी तरह के जीव देख रहे हो, आप उनको कैसे बांट सकते हो, कैसे कैसे ये बाकी ऑर्गेनिज्म से भिन्न है, उनके क्या आधार हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या है? विभिन्नता। हम अपने हमारे अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, प्रजातियां हैं अलग अलग जीवों की। हम कहें 17 से 18 लाख जीव हमारी धरती पर हैं जो अलग अलग हैं। जैसे हम कुत्ते की कैटेगरी, कुत्ते में भी बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे, है ना। ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके लॉयन हो गए, आपके टाइगर हो गई, तो बहुत तरह की स्पीशीज, प्रजातियां हमारे अर्थ पर हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही प्रजातियां नहीं हैं, हमारे अर्थ पर 7 to 8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। लेकिन उनमें से पहचान सिर्फ कितनों की हो पाई है अभी तक? 1.7 to 1.8। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म हो चुके होंगे, जैसे हमारे डायनासोर्स। तो हमारा अर्थ लगातार डाइवर्सिटी दिखाता जा रहा है, वेरिएशन आ रही है। बहुत सारी प्रजातियां भी हमें पता ही नहीं, बहुत सारी खत्म हो चुकी हैं। तो अब ये जो प्रजातियां हैं, हम इनको कैसे पहचाने, है ना। अब जो हम देखकर बता रहे हैं उसको तो कह देते हैं कि ये कैट है या डॉग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जंगली जीव हैं, जंगली पौधे हैं, जिनको आप देखकर नहीं बता सकते कि ये क्या है। देखने में हमें वो प्लांट लग रहा होगा, लेकिन क्या पता वो एनिमल हो, है ना। बहुत सारे हमारे अंडर वाटर ऐसे एनिमल्स हैं, दे सीम्स टू बी ए प्लांट, हमें वो प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा? एनिमल होगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें इनसे भिन्न करवाए, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आई थी, कॉल लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों ना जितने भी जीव हैं हमारे, हम उनको बांटना शुरू कर दें। क्या? कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उनकी कैटेगरीज बना दें। जैसे हम क्लास में कैटेगरीज बनाते हैं, स्कूल में कैटेगरीज बनाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, 12th तक ऐसे कैटेगरीज बनी हुई है। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा 12th में नहीं बैठ सकता। ऐसे ही कॉल लीनियस ने क्या कहा, क्यों ना हम जितने भी जीव हैं उनको बांटना शुरू कर दे। बांटने वाली टेक्निक क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो मीन्स लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको बांट दें। बांटने का पर्पस क्या था? ताकि हम उनको पहचान कर सकें। टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उनको पहचानना और ये बताना कि हमारी बांटने की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीशीज है, प्रजातियां हैं। ठीक है, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या हुआ? टू रिकॉग्नाइज एंड पहचान करना, डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना। अब जब आपने देख लिया ये जीव है, अब उसको कौन सी कैटेगरी में डालना है। तो इन दो पर्पस की वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ताकि हमारा पढ़ना लिखना क्या हो जाए, बायोलॉजी को आसान हो जाए। तो क्या एडवांटेज हुई? It helped to study large number of plants and animals in different categories. अब आप शेर है या आपका कैट है, आप उनको दो अलग भिन्न बता सकते हो, है ना। तो ये कैटेगरीज किस आधार पर? उनके कैरेक्टर्स को देखकर ही बताई गई होंगी कि कैट वाले सारे ऐसे दिखाई देंगे, टाइगर या लॉयन वाले ऐसे दिखाई देंगे। तो ये जो बांटना है, इससे क्या हो गया, हमें एनिमल्स, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल है या वो प्लांट है, उनको पढ़ना या जानना क्या हो गया, आसान हो गया।
तो ये एडवांटेज थी हमारी किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नता है हमारे आसपास, तो हमारे पास 2 बुक बन गई हैं, 2 एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं हम। प्लांट्स की अलग है और एनिमल्स की क्या है, अलग है। प्लांट्स की क्या कहती है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें बोटैनी वर्ड आता है प्लांट्स के लिए, बॉटनी हम बोलते हैं। आप हायर क्लासेस में जाकर अलग अलग पढ़ोगे इसको, बॉटनी को अलग पढ़ते हैं और जूलॉजी को अलग पढ़ते हैं। तो बॉटनिकल मीन्स प्लांट्स। एनिमल डिफाइन करने के लिए कौन सी बुक है, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी इज टर्म फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक कहें या हम कहें पूरी साइंस ही कहें, जो हमें बांटने और पहचानने में मदद करा रही है, उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। क्या है सिस्टमैटिक? इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, डिस्क्रिप्शन उसकी विशेषताओं को बताना और फिर उसको छांट देना। तो वो साइंस जो हमें ये चारों काम करवा रही है, पहचान कराना, नाम देना, विशेषताएं बताना और बांटना, उस साइंस को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक बोल रहे हैं। अब ये 4 चीजें हैं सिस्टमैटिक में। इसमें से जो क्लासिफिकेशन वाली साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन वाली साइंस को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी। इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है टैक्सोनॉमी? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बांटे, जो हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे हम स्कूल में बना रहे हैं 11th 12th 10th, तो हमने क्या आधार बनाया है, जिस बच्चे ने मान लो 8th पास कर लिए वो 9th में जाएगा, जिसने 9th पास कर ली वो 10th में जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बेस है, दो स्टूडेंट कैन कम टू द नेक्स्ट क्लास हु पास दी प्रीवियस क्लास। जिन्होंने पिछली क्लास पास करी होगी वो ही अगली क्लास में बैठ सकते हैं। ये आधार है हमारा, ये बेस है हमारा। तो ऐसे ही वो साइंस जो बांटने में मदद करती है कि ये सारे जीव इस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे जीव इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे हम कहें प्लांट्स या एनिमल्स, प्लांट्स जो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको हम प्लांट की कैटेगरी में डाल दें, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं उनको हम एनिमल्स में। तो ये जो छटाई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन वाली साइंस क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। तो कुछ रूल्स हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहला, टाइप ऑफ सेल, किस तरह का सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, या आपका ऑटोट्रॉफ्स है या आपका हेटेरोट्रॉफ्स है। फिर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बाहर सेल वॉल है या नहीं है। तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस, वो जीव बना कैसे है, उसमें कौन कौन सी बदलाव आए जन्म के या पिछले टाइम, ठीक है। चौथा है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या कहता है कि उसके पूर्वज कैसे थे, वो उनके पूर्वजों की विशेषताएं और अब उसकी विशेषताएं में कोई अंतर आया है या वो वैसा ही चला आ रहा है। मान लो अंतर आता चला जा रहा है, जैसे हम कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स किनसे बने हैं, मंकीज, लेकिन मंकीज के बीच में क्या आपके एप्स आए, गोरिल्लाज आए, चिंपैंजी आए, फिर हम बने हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बदलाव आता चला गया, विभिन्नताएं आती चली गई। तो इसलिए हम क्या, मंकियों से भी अलग है, हम गोरिल्ला से भी अलग है, हम चिंपैंजी, लेकिन हमारे पूर्वज सारे कौन है, मंकीज हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये थोड़ी डिटेल आप +2 में पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉल लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उसने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि ये सारे आधार कि हम जो बांटना है या हमारी छटाई है किस बेसिस पर करते हैं। तो उसने एक ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हम छटाई की बात करते हैं। तो जब हम छाट लिया, हमने पहचान कर ली किसी भी जीव की, तो हमने उसका
नाम रखना है ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको पुकारने के लिए या उसको रिजेंबल कराने के लिए उसका एक स्पेसिफिक नेम रखते हैं। तो नाम रखने के लिए क्या है, अब सब हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम यहाँ पर हमारे इंडिया में ही देखो कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो क्या जैसे हम यहाँ पर डॉग है या कुत्ता बोल रहे हैं, तो क्या पता आपके केरल में या बेंगलोर में उसको कोई और नाम से पुकारा जा रहा होगा। हम चाइना की बात करें या हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या हम कोई यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जहां पर लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पर उसको किसी और तरीके से बुलाया जा रहा होगा। लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है, डाइवर्सिटी में भी हमें यूनिटी दिखानी है। हमने एक ऐसी चीज करनी है जो थ्रू आउट वर्ल्ड करी जाए। तो नाम रखने का तरीका सिंपल ना कर उन्होंने एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ये कॉलिनियस ने ही लिखा था जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी थी। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कि ये जो नाम है, ये जो नाम लिखने का है, ये हर जो बायोलॉजिस्ट है थ्रू आउट दी वर्ल्ड उन्होंने यही रूल फॉलो करना है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी जीव का जो नाम है वो 2 अक्षरों से बना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम बोले या हम बोले साइंटिफिक नेम, क्या बोले हम, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम किस में लिखा होना चाहिए, या तो लैटिन में, लैटिन हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज की लैंग्वेज होती है, और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपने देखा होगा इटैलिक फॉन्ट हो जाता है। आपने कंप्यूटर कभी यूज किया होगा तो वहां पर आप जो फॉन्ट है, आपने जो अक्षर लिखे हुए हैं उनकी आप शेप चेंज कर सकते हो। तो जो स्लांटिंग सा लिखा होता है थोड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक। तो या तो आप लैटिन में लिखा होगा या इटैलिक में, ठीक है। दूसरी बात क्या कही उन्होंने, मेन जो बात करी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो 2 अक्षरों से बना हुआ होगा। पहला अक्षर क्या कहलाया जाएगा, जीनस, और दूसरा अक्षर क्या कहलाया जाएगा, स्पीशीज। तीसरी बात क्या कही, जो पहला अक्षर है जीनस का वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड क्या था, जीनस, उसका पहला अक्षर पहला क्या होगा, कैपिटल होगा, जबकि दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो हम मैंगो हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता केरल में, बेंगलोर में, चाइना में, यूरोप में क्या है, अलग नाम पुकार। लेकिन अगर हम क्या लिखें, मैग्नीफेरा इंडिका, इट इज अ बायोलॉजिकल नेम दैट रिप्रेजेंट मैंगो थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये नाम मैंगो को थ्रू आउट वर्ल्ड पहचान करवा रहा है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका सुनते ही, चाहे वो यूरोप का पर्सन हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो केरल का हो, वो समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन सिर्फ बायोलॉजिस्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज तो हमारी मैंगो ही है, लेकिन बायोलॉजिस्ट को एक दूसरे से बात करने के लिए एक ऐसी चीज, ऐसा नाम देने की जरूरत थी जो सबसे बोला जाए, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दे दिया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी जीव के 2 नाम होना, ठीक है। चौथा जो था, बोथ आर अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग, उनको हम क्या है, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग लाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंगो का नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैन का नाम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का जो मक्खी होती है उसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पर देखो बेटे, जीनस का जो पहला अक्षर है वो मैंने क्या है, तीनों में कैपिटल लिखा है, जबकि स्पीशीज जो सेकंड वर्ड है हमारा, उसका पहला लेटर मैंने क्या लिखा है,
स्मॉल लिखा है। तो ये कुछ रूल्स हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को देने के लिए। तो ये क्वेश्चन और क्या करेक्टर्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये दो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन।